कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 15 जिसका नाम है सांख्यिकी की दक्षता अभ्यास 15 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दक्षता अभ्यास 15 का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में हमको कुछ आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो माध्यिका ज्ञात करना हमने पिछली अभ्यास में भी सीखा था। तो पहला सवाल है यहाँ पर, इस सवाल में हमको आंकड़े दिए गए हैं 23, 20, 22, 19, 17, 22, 14, 16 और 15। इन आंकड़ों की हमको माध्यिका बतानी है। माध्यिका मतलब है, जब हम माध्यिका ज्ञात करते हैं तो पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं इन आंकड़ों को, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या हमको मिल गई है 14। 14 के बाद छोटी संख्या है यहाँ पर 15। 15 के बाद छोटी संख्या यहाँ पर है 16 और 16 के बाद यहाँ पर छोटी संख्या हो जाएगी 17। फिर है 19, उसके बाद है 20, फिर है 22 और 23, फिर 22 है और 23 है। तो जो आंकड़े हमको यहाँ पर 22 दो बार है, यहाँ पर 22 दो बार है, ये आ गया 22 और ये 23। तो दिए गए आंकड़ों को हमने यहां पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब यहां देखेंगे आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर हम ज्ञात करते हैं कुल पद। तो कुल पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां पर पदों की संख्या है 9। 3, 3, 6 और 3, 9। तो कुल 9 पद हैं। और जो पदों की संख्या आई है, ये सम संख्या है या विषम संख्या है? ये एक विषम संख्या है। तो जब कुल पदों की संख्या विषम हमको प्राप्त होती है, तब माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर n+1 बटा 2 वा पद, वा पद। यहां n होता है कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या यहां पर है 9। तो 9 में 1 जोड़ेंगे और बटे में 2, वा पद, वा पद। अब 9 में 1 जोड़ने पर 10 आएगा, 10 को 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 5वां पद। अब जब आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, इसमें बाईं ओर से जो 5वां पद होगा वही माध्यिका कहलाएगा। तो ये पहला पद है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो 5वां पद यहां पर हो गया है 19। तो 19 इन आंकड़ों की माध्यिका है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 1 का। इसमें भी हमको कुछ आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों का हमको माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले आंकड़ों को हम लिखते हैं आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हम लिखते हैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो यहां पर छोटी संख्या है 2, 2 के बाद छोटी संख्या 4 है, फिर 6 है, उसके बाद 8 है। ये तो आंकड़े हमको आरोही क्रम में पहले से ही लिखे हुए दिए गए हैं। 8, उसके बाद 10, फिर 12 है, 14, 16 और 18। तो ये आंकड़े पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित थे। तो जैसे प्रश्न में दिए गए थे वैसा ही आरोही क्रम हमको मिल गया है। अब हम ज्ञात करेंगे कुल पद। तो यहां पर कुल पद को हम प्रदर्शित करते हैं छोटे n से। तो गिन लेते हैं आंकड़ों में पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां पर कुल पद हमको मिले 9। 9 एक है विषम संख्या, विषम संख्या। और जब कुल पदों की संख्या विषम होती है तब माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र रहता है माध्यिका बराबर n+1 बटा 2 वा पद, वा पद। यहाँ n के स्थान पर हम रखेंगे 1। 1 में n के स्थान पर है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे और बटे में आ जाएगा 2, वा पद। तो 9 में 1 जोड़ने पर 10 आएगा, 10 को 2 से भाग करने पर हमको मिलेगा 5। तो 5वां पद। तो इन आंकड़ों को जो हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, तो बाएं ओर से देखेंगे कि 5वां पद कौन सा है। एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो 5वां पद है यहां पर 10। तो 10 इस प्रश्न का है सही उत्तर। यह है 5वां पद।
और ये पिछले प्रश्न में 19 था, यहाँ पर ये भी था पांचवा पद। तो प्रश्न संख्या 1 का दूसरा सवाल भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न सवाल नंबर 3। इसमें भी कुछ आंकड़े हमको दिए गए हैं और ये आंकड़े भी पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले आंकड़ों को हम लिखते हैं आरोही क्रम में। तो ये आंकड़े तो पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, छोटे से बड़े की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम कुल पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, कुल पद, जिसको हम छोटे n से प्रदर्शित करते हैं कुल पदों की संख्या को। तो यहाँ पर कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर पदों की संख्या है 10 और 10 होता है एक सम संख्या। सम संख्या क्योंकि ये 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, और जब कुल पदों की संख्या हमको सम मिलती है तब माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n/2 वा पद, एक कोष्टक में n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, और पूरे के बटे में यहां पर आ गया है 2। तो n के स्थान पर हम रखेंगे यहां पर 10। ये 10 को 2 से भाग करेंगे, वा पद के बाद प्लस, यहां भी 10 को हम 2 से भाग करेंगे, प्लस 1 वा पद, और पूरे के बटे में है यहां पर 2। तो 2 को 10 से भाग करने पर हमको मिलेगा 5वां पद। 10 को जब 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5वां पद, प्लस 2 को 10 को जब 2 से भाग करेंगे 5 आएगा, एक जोड़ने पर ये हो जाएगा 6, तो 6वां पद, और पूरे के बटे में आ जाएगा यहां पर 2। तो 5वां पद आरोही क्रम में जो आंकड़े लिखे हुए हैं उनको बाईं ओर से हम देखेंगे 5वां पद कौन सा है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5वां पद है। 5वां पद यहाँ पर 5 है, प्लस फिर छठा पद, तो यहाँ पर छठा पद है 6, 6 और पूरे के बटे में है 2। 6 5 जोड़ने पर हो जाएंगे 11, 11 को 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, फिर यहाँ पर एक शेष रहेगा, दशमलव लगा देंगे, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो इन आंकड़ों की जो माध्यिका है वह है 5.5। इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। ये 5वां पद है, 5वां पद, और ये है 6वां पद। प्रश्न संख्या 1 के तीनों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों की आयु वर्षों में दी हुई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहां पर प्रश्न में हमको एक सारणी दी गई है। इस सारणी की पहली पंक्ति में आयु दी गई, 40 शिक्षार्थियों की आयु वर्षों में दी गई है। यहाँ पर आयु वर्षों में दी गई है, और दूसरी पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। ये ऐसे शिक्षार्थी जिनकी आयु 10 वर्ष है उनकी संख्या है 4। ऐसे शिक्षार्थी जिनकी आयु 12 वर्ष है उनकी संख्या है 8। 14 वर्ष आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या है 12, और 16 वर्ष आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या है 6। 18 वर्ष वाले विद्यार्थियों की आयु है 18 वर्ष वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वह है, जिनकी आयु 18 वर्ष है उनकी संख्या है 10। अब इस सारणी की मदद से सारणी में दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए देखिए हम एक तालिका बना लेते हैं, तालिका बना लेंगे, और इस तालिका में जो पहला कॉलम, 3 कॉलम बनाएंगे यहां पर हम, ये 3 कॉलम। पहले कॉलम का नाम रखेंगे हम पद, दूसरे कॉलम का नाम रखेंगे बारंबारता, और तीसरे कॉलम का नाम रखते हैं संचयी बारंबारता। बारंबारता, यह है संचयी बारंबारता। तो पद यहां पर कौन कौन से हैं? पद हैं पहली पंक्ति में जो आयु दी गई है वर्षों में, यही पद होंगे। तो 10, 12, 14, 16 और 18, और इन शिक्षार्थियों की जो संख्या है ये बारंबारता कहलाएगी। तो 10 की बारंबारता है 4, 12 की बारंबारता है 8,
पद 14 की बारंबारता है 12 और पद 16 की बारंबारता है 6 और पद 18 की जो बारंबारता है वह है 10। अब हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो जो पहले पद की बारंबारता रहती है वही उसकी संचयी बारंबारता भी होती है, तो 4 यहीं पर आ जाएगा। फिर अगले पद की संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए पहले पद की संचयी बारंबारता में अगले पद की बारंबारता जोड़ लेते हैं, तो इस 4 में हम ये 8 जोड़ देंगे, 8 4 हो जाएंगे 12। फिर अगले पद की बारंबार संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए इस दूसरे पद की संचयी बारंबारता में तीसरे पद की बारंबारता जोड़ लेंगे, तो 12 में 12 जोड़ेंगे, इस 12 में ये 12 जोड़ लेंगे तो हमको मिल जाएगा 24। फिर 24 में 6 जोड़ेंगे, 24 में 6 जोड़ने पर चौथे पद की संचयी बारंबारता हमको 30 मिल जाएगी। अब 30 में जोड़ लेंगे 10, 30 में 10 जोड़ने पर ये हो गया 40। तो जो आखिरी पद की संचयी बारंबारता आती है वही होता है n का मान। तो बारंबारताओं का जो कुल योग होता है, ये जो योग है, इस योग को हम n से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं n से, संचयी बारंबारता का योग। सभी बारंबारताओं का योग को हम n से प्रदर्शित करेंगे और जो आखिरी पद की संचयी बारंबारता आती है वही सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होती है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 40। यहाँ पर n का जो मान है वह 40 है और 40 किस प्रकार की संख्या है, हमको तो माध्यिका ज्ञात करनी है और 40 एक है सम संख्या। और जब कुल पदों की संख्या, यहाँ पर कुल पदों की संख्या हमको 40 मिली है जिसको हम n से प्रदर्शित कर रहे हैं, और जब कुल पदों की संख्या एक सम संख्या होती है तब माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो लिखते हैं माध्यिका, माध्यिका बराबर n बटा 2 वा पद और प्लस n बटा 2 प्लस 1 वा पद, वा पद और पूरे के बटे में आ जाता है 2। अब यहां n के स्थान पर हम रखेंगे 40, तो ये होगा 40 बटा 2 वा पद, फिर प्लस ये 40 बटा 2 प्लस 1 वा पद और पूरे के बटे में आ गया 2। अब 2 से 40 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 20वां पद, प्लस 2 से 40 को भाग करने पर 20 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21वां पद, 21वां पद और पूरे के बटे में आ गया 2। अब हमको देखना है 20वां पद कौन सा है। इस सारणी की मदद से हम पता करेंगे 20वां पद कौन सा है। तो अब हम संचयी बारंबारता वाले कॉलम में देखेंगे कि 20 किन दो संचयी बारंबारताओं के मध्य में है। तो 20 यहां पर 12 के और 24 के मध्य में है, 12 और 24 के मध्य में यहां पर हमको मिलेगा 20, 12 से बड़ा है 20, 24 से छोटा है। तो जो बड़ी वाली संचयी बारंबारता, जैसे 20 इन 12 के और 24 के मध्य में है, तो इन दोनों संचयी बारंबारता में जो बड़ी वाली संचयी बारंबारता है वह जिस पद की बारंबारता है वही कहलाएगा 20वां पद। तो जो 24 है वह पद 14 की संचयी बारंबारता है। यहाँ 12 और 24 के मध्य में आ रहा है 20, तो जो बड़ी वाली संचयी बारंबारता है और वह संचयी बारंबारता जिस पद की है वही पद होगा 20वां पद। तो 14 ही है यहाँ पर 20वां पद, ठीक है। तो 20वां पद है यहाँ पर 14, प्लस फिर हमको देखना है 21वां पद। तो अब संचयी बारंबारता में देखिए 12 और 24 के बीच में ही हमको मिलेगा 21, और इन दोनों संचयी बारंबारता में बड़ी संचयी बारंबारता है 24, और 24 जिस पद की संचयी बारंबारता है वही पद कहलाएगा 21वां पद। तो यहाँ पर 21वां पद भी है 14, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 14 और बटे में 2। अब 14 में 14 जोड़ने पर हमको मिलेगा 28 और 2 से भाग कर देंगे हम इसको, तो 2 से 28 को भाग करने पर आ जाएगा 14, और यही हो जाएगी इस तालिका, जो सारणी हमको दी गई है इस सारणी में जो आंकड़े दिए गए हैं इनकी माध्यिका हमको मिल गई है 14, और 14 ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक, दिए गए आंकड़ों में बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे अधिक बार उन आंकड़ों में आती है। जिस जिस आंकड़ों में जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही संख्या उन आंकड़ों का बहुलक कहलाती है। तो पहले वाले सवाल में अगर हम देखें तो यहां पर एक तो एक बार है,
3 भी एक बार है, 4 भी एक बार है, 5 भी एक, 6 एक बार है, और 3 जो है यहाँ पर 3 बार है। तो पहले सवाल में जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों में जो संख्या 5 है वह सबसे अधिक बार आई है, इसलिए इन आंकड़ों का जो बहुलक हो जाएगा, बहुलक बराबर हमको मिल जाएगा 5, क्योंकि 5 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो पहले सवाल का बहुलक है 5। अब दूसरे सवाल में देखते हैं कौन सा पद सबसे अधिक बार है। तो यहां पर दो देखिए, दो तो यहां पर 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 7 एक बार है, 6 एक बार है, पर जो ये 4 है, 1 2 3 4, तो दूसरे सवाल में जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों में संख्या 4 जो है सबसे अधिक बार आई है, 4 बार। तो जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। तो दूसरे सवाल में बहुलक हो जाएगा यहां पर 4, बहुलक बराबर 4। अब तीसरे सवाल के आंकड़ों को देखते हैं। इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार कौन है? देखिए, 2 तो एक ही बार है, 3 भी एक बार है, 5 यहां पर 1 2 बार 5 है, 8 एक बार है, 9 भी 2 बार है, पर 7 जो है 1 2 3 4। तो यहां पर इन आंकड़ों में 7 संख्या जो है सबसे अधिक बार आई है, 4 बार। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है आंकड़ों में, वही उन आंकड़ों का बहुलक कहलाती है, वही संख्या। तो इन आंकड़ों का बहुलक हो जाएगा 7, बहुलक बराबर 7, क्योंकि 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, इन आंकड़ों में 7 सबसे ज्यादा बार आया है, तो 7 इन आंकड़ों का बहुलक है। तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, नीचे दिए गए आयत चित्रों में 60 शिक्षार्थियों का प्राप्तांक विवरण दर्शाया गया है। आयत चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 4 में इस आयत चित्र को देखकर हमको इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा गया है। इस आयत चित्र में एक्स अक्ष पर हमको प्राप्तांक दिए गए हैं, वाई अक्ष पर उनकी बारंबारता दी गई है, और इस आयत चित्र का जो पैमाना है वह है एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 प्राप्तांक के। कि एक एक्स सेंटीमीटर, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है 10 प्राप्तांक को प्रदर्शित कर रही है, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वह 2 शिक्षार्थियों को बता रही है। ठीक है। अब पहला सवाल पढ़ते हैं कि वर्ग विस्तार कितना है। अगर है यहां पर एक्स अक्ष पर हम देखते हैं जो प्राप्तांक दिए गए हैं उनके बीच में कितने कितने का अंतर है, तो यहां पर वर्ग विस्तार जो है, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो यहां पर 10 10 का वर्ग विस्तार है, 10 10 के अंतर से वर्ग बनाए गए हैं। तो प्रश्न में पूछा है वर्ग विस्तार कितना है, तो यहां पर 10 10 का वर्ग विस्तार है, और वर्ग विस्तार में कौन कौन से वर्ग हैं? 0 से 10 है, 10 से 20 है, और 20 से 30, और 30 से 40, और इसी प्रकार ये आगे तक चलते रहेंगे। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और 80 से फिर है 90, 80 से 90, और फिर है 90 से 100। तो ये वर्ग विस्तार में ये वर्ग हैं, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 10 10 के अंतर से वर्ग बनाए गए हैं। तो पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। दूसरा सवाल देखिए, कितने शिक्षार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं। अब हमको देखना है 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं। तो एक्स अक्ष पर 40 यहां पर है, देखिए प्राप्तांक 40 यहां पर है, तो इस एक्स अक्ष पर 40 से कम जितने भी वर्ग हैं, उन वर्ग में जितने भी शिक्षार्थी होंगे सभी के 40 से कम अंक रहेंगे। तो देखिए 40 से पहले कौन कौन से वर्ग हैं, यहां पर 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, और 30 से 40 तक है। तो 40 से कम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बतानी है। तो 40 से कम में देखिए 0 से 10 का जो वर्ग है इसमें शिक्षार्थियों की संख्या यहां पर 1 हो जाएगी, क्योंकि ये जो ऊंचाई है इस आयत की 0 और 2 के बीच में है, तो 0 और 2 के बीच में 1 आएगा। तो अगला वर्ग है 10 से 20 प्राप्तांक वालों का। इस आयत की जो ऊंचाई है वह 2 और 4 के बीच में है, तो यहां पर 3 हो जाएगा। अगला वर्ग है 20 से 30 का, तो इसकी जो इस आयत की जो ऊंचाई है वह 6 के सामने तक है, इसमें शिक्षार्थियों की संख्या 6 होगी। और 30 से 40 का जो वर्ग है इसमें शिक्षार्थियों की संख्या होगी 8। अब हमको बताना था 40 से कम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या। तो 40 से कम वाले हो जाएंगे 8 6 14, 14 और 4 ये हो जाएंगे 18। तो
दूसरे सवाल का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 18। 18 शिक्षार्थी ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक, जिनके अंक 40 से कम है। अगला सवाल है 50 से 60 के मध्य प्राप्तांक कितने शिक्षार्थियों के हैं। अब हमको बताना है कि 50 से 60 का जो वर्ग है उसमें, उस प्राप्तांक का जो वर्ग है उसमें शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 50 से 60। तो ये 50 से 60 का वर्ग है और 50 से 60 के वर्ग पे जो आयत बना हुआ है इसकी ऊंचाई y एक्स पर देखें तो कितनी ऊंचाई है, 12। तो इसमें कुल शिक्षार्थियों की संख्या यहां पर हो जाएगी 12। इस सवाल का उत्तर है 12। अगला सवाल देखिए, 50 से अधिक, 50 से अधिक 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं। अब हमको बताना है कि 50 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं। तो एक्स अक्ष पर यहां पर देखिए 50 है और 50 से आगे ये जितने भी वर्ग होंगे सभी में आगे जितने भी वर्ग हैं और इन वर्ग में जो शिक्षार्थी होंगे सभी के अंक 50 से ज्यादा होंगे, क्योंकि देखिए 50 से आगे 60, 70, 80, 90, 100, ये जितने भी शिक्षार्थी हैं 50 अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी होंगे। अब देखिए 50 से 60, 50 या 50 से अधिक परंतु 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या है 12। फिर 60 से 70 तक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या है 8। देखिए क्योंकि इस आयत की जो ऊंचाई है 8 के सामने तक है। फिर 70 से 80 तक अंक प्राप्त करने वाले, 80 से कम, 70 या 70 से अधिक परंतु 80 से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या हो जाएगी 4, क्योंकि इस वर्ग पे जो आयत बना हुआ है उसकी ऊंचाई 4 के सामने तक है y अक्ष पर। फिर 80 से 90 के बीच अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या है 2, यहाँ पर 2। फिर 90 से 100 अंक प्राप्त के बीच अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या हो जाएगी 1। 0 और 2 के बीच में है तो यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या 1 है। अब हमको ये बताना है कि 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं। तो 50 से अधिक वाले 12 ये हैं, 8 20, 20 4 24, 2 26 और 1 27। तो 27 शिक्षार्थी ऐसे हैं जिनके अंक 50 से अधिक है। अगला सवाल है 10 से अधिक तथा 30 से कम प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं। 10 से तो अधिक और 30 से कम। देखिए 10 से अधिक है और 30 से कम है तो यहाँ दो वर्ग आ जाएंगे 10 से और 30 के बीच में। तो 10 से 20 तक के अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी 3 है और 20 से 30 तक के अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी हैं 6। तो 6 और 3 दोनों जुड़कर हो जाएंगे ये 6 3 बराबर 9। तो 9 शिक्षार्थी ऐसे हैं जिनके अंक 10 से तो अधिक है परंतु 30 से कम है। तो प्रश्न संख्या 4 में इस आयत चित्र को देखकर हमें इन सवालों के उत्तर देने थे, जो उत्तर हमने दे चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है किसी कक्षा में 30 शिक्षार्थियों ने गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर 30 शिक्षार्थियों के गणित में प्राप्तांकों को यहाँ पर लिखा गया है आंकड़ों के रूप में। अब 5-5 के वर्ग अंतराल से आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। पहला वर्ग अंतराल 20 से प्रारंभ कीजिए। तो यहाँ पर एक बारंबारता सारणी हमको बनानी है और 5-5 के वर्ग के रूप में इन आंकड़ों को बांटना है। ठीक है, तो पहले हम एक ये तालिका बना लेते हैं और इस तालिका में स्तंभ की संख्या हम रखेंगे यहाँ पर 3। पहले स्तंभ का नाम हम रख लेते हैं वर्ग और दूसरे स्तंभ का नाम हम रखेंगे यहाँ पर टेली चिन्ह, टेली चिन्ह। और तीसरे कॉलम का नाम हम रखेंगे यहाँ पर बारंबारता, बारंबारता। अब हमको पहले कॉलम में यहाँ पर वर्ग लिखने हैं। 5-5 के अंतराल से हमको इन आंकड़ों को वर्गों में विभाजित करना है। तो वर्गों में विभाजित करने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अगर हम सबसे छोटी संख्या देखें यहाँ पर आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या हमको यहाँ पर दिख रही है 20। 20 सबसे कम, सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 48। 48। तो यहाँ 20 से लेकर 48 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं इन आंकड़ों में। अब हमको जो पहला वर्ग बनाना है वह 20 से प्रारंभ करना है।
तो 20 5 के वर्ग अंतराल पर हमको बताना है। तो 20 से 25 का बनेगा पहला वर्ग, क्योंकि इसमें जो संख्याएं आएंगी वह 20 के बराबर होंगी या 20 से बड़ी होंगी, परंतु 25 से छोटी रहेंगी। तो 20 सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आंकड़ों में 20 है, तो 20 तो इस वर्ग में आ जाएगा। तो पहला वर्ग हमारा बनेगा 20 से 25। और सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 48 है, सबसे बड़ी संख्या 48 है। तो अब देखते हैं 48 किस वर्ग में आएगा। तो फिर अगला वर्ग बनेगा 25 से 30 का, फिर 30 से 35 का, उसके बाद 35 से ये 40 का, और 40 से 45 का। देखिए 40 और 45 के बीच में 48 तो होगा नहीं, फिर ये आ जाएगा 45 से 50 का। तो 45 से 50 के मध्य में इस वर्ग में आपको 48 भी मिल जाएगा। तो ये वर्ग बना लिए हैं हमने 5-5 के वर्ग अंतराल पर 20 से प्रारंभ करके। अब पहली चिन्ह लगाएंगे, फिर उनकी बारंबारता लिख देंगे। तो देखिए इन वर्ग को समझ लीजिए। 20 से 25 का जो वर्ग है, इसका मतलब है इसमें संख्या 20 भी होगी, 20 से बड़ी रहेंगी परंतु 25 से छोटी होंगी। 25 से 30 का जो वर्ग है, इसका मतलब है इसके अंदर 25 होगा, 25 से बड़ी संख्या रहेंगी परंतु 30 से छोटी छोटी संख्या रहेंगी, 30 इसके अंदर नहीं है। 30 अगले वर्ग में आएगा, 30 से 35 में। यहां पर 30 भी होगा, 30 से बड़ी संख्या रहेंगी परंतु 35 से छोटी। फिर अगला वर्ग है 35 से 40 का, इसमें 35 भी होगा, 35 से बड़ी संख्या होंगी परंतु 40 से छोटी छोटी संख्या रहेंगी। फिर अगला वर्ग है 40 से 45 का, इसके अंदर 40 भी रहेगा, 40 से बड़ी संख्या भी होंगी परंतु 45 से छोटी छोटी सभी संख्या होंगी। फिर अगला वर्ग है 45 से 50 का, इसके अंदर 45 भी रहेगा, 45 से बड़ी संख्या होंगी परंतु 50 से छोटी छोटी संख्या रहेंगी। अब देखिए 25 जो है, 25 किस वर्ग में आएगा, 25 से 30 के बीच में, तो यहां पर एक डंडा आ गया। फिर 22 है, 22 20 से 25 के बीच में आएगा, तो एक डंडा इसका हो गया। फिर 28 हमको मिलेगा 25 से 30 के बीच में, तो यहाँ पर दूसरा डंडा आ गया। इस वर्ग में टैली चिन्ह, दूसरा टैली चिन्ह लग गया। अब 30 जो है, 30 आएगा 30 से 35 वाले वर्ग में, तो यहाँ पर एक टैली चिन्ह आ गया। फिर 35 35 आपको मिलेगा 35 से 40 का जो वर्ग अंतराल है उसमें, यहाँ पर एक डंडा आ गया। उसके बाद है 25 25 हमको मिलेगा 25 से 30 का जो वर्ग है उसमें, तो यहाँ पर तीसरा टैली चिन्ह आ गया। फिर है 20 20 यहाँ पर हमको मिलेगा 20 से 25 वाले वर्ग में, तो एक टैली चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। फिर है 42 42 से 40 और 45 के इस वर्ग में मिलेगा, तो एक टैली चिन्ह यहाँ पर। फिर 45 45 आपको मिलेगा 45 से 50 वाले वर्ग में, तो यहाँ पर टैली चिन्ह। फिर 48 48 भी इसी में है, तो दूसरा टैली चिन्ह इसी वर्ग में आ जाएगा। फिर 41 41 हमको मिलेगा 40 से 45 के बीच में, तो ये दूसरा टैली चिन्ह आ गया। फिर 42 है, 42 भी यहीं पर आएगा एक। फिर है उसके बाद 25 25 हमको मिलेगा 25 से 30 के वर्ग में, ये चौथा टैली चिन्ह लग गया। उसके बाद है 23 23 हमको मिलेगा 20 से 25 के बीच में, तो इस वर्ग के लिए भी तीसरा टैली चिन्ह आ गया। फिर 35 और 36, तो 35 तो हमको मिलेगा 35 36 दोनों इस वर्ग में मिलेंगे, तो ये दूसरा और तीसरा हो जाएगा, 35 36 दोनों लिख लिए हम। फिर है 37 और 38, 37 और 38 दोनों संख्या हमको मिल जाएंगे 35 से 40 के बीच में, तो यहाँ पर ये चौथा टैली चिन्ह और ये हो जाएगा पांचवा टैली चिन्ह। उसके बाद से 30 30 25 30 से 35 के बीच में हमको मिलेगा, 30 से 35 वाले वर्ग में मिलेगा, तो ये दूसरा टैली चिन्ह आ गया। उसके बाद है यहाँ पर 21 21 आ जाएगा पहले वाले वर्ग अंतराल में, तो इसका चौथा टैली चिन्ह। 25 दूसरे वर्ग स्थान, तो ये पांचवा टैली चिन्ह इस प्रकार हम लगाएंगे। फिर है 23 23 हमको मिलेगा 20 से 25 में, तो ये इसका पांचवा टैली चिन्ह लग गया। उसके बाद है 28 28 मिलेगा 25 से 30 में तो ये छठा टैली चिन्ह लग गया। फिर अब 25 25 दो बार है, तो दो टैली चिन्ह लग जाएंगे 25 से 30 में, सातवां और ये आठवां। फिर उसके बाद है 24 24 भी इसी पर मिलेगा पहले वाले वर्ग में, तो यहाँ छठा टैली चिन्ह आ गया। फिर 23 भी यहीं पर आएगा, तो सातवां। फिर 48 है आखिरी वाले वर्ग अंतराल में मिलेगा, ये तीसरा टैली चिन्ह। फिर पास है 29 29 मिलेगा 25 से 30 में, तो यहाँ पर ये हो गया नौवां टैली चिन्ह। उसके बाद है 30 30 यहाँ पर है 30 से 35 में, ये तीसरा टैली चिन्ह। तो दिए गए आंकड़ों से पहले हमने वर्ग में बांटा इनको, और फिर वर्गों में बांटते हुए इन आंकड़ों के लिए टैली चिन्ह लगाए। अब इनकी टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता लिखेंगे।
देखिए इस टैली चिन्ह का मतलब है 5 और 2 ये हैं, तो बारंबारता हो जाएगी 7। फिर ये 5 है, ये 4 है, तो 5 4 9 हो गए। ये 3 टैली चिन्ह है, तो इसकी बारंबारता 3। ये 5 टैली चिन्ह है, तो ये हो गया 5। ये 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गया। ये भी 3 है, तो यहाँ पर भी आ गया 3। तो प्रश्न संख्या 5 में हमको 30 शिक्षार्थियों के गणित में अंक दिए गए थे। इनको 5-5 के वर्ग वर्ग अंतराल में बांटकर हमको इन आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनानी थी। जो पहला वर्ग हमको 20 से प्रारंभ करना था। तो दी गई जानकारी जो जो प्रश्न में हमसे पूछा गया था वो सब हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिदिन के वेतन में आयत चित्र दिए गए हैं। आयत चित्र हमको दिए गए हैं। आयत चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमको इस आयत चित्र को देखकर देने हैं। इस आयत चित्र में एक्स अक्ष पर वेतन लिखा हुआ है रुपए में, और वाई अक्ष पर यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या दी गई है। और पैमाना है इस आयत चित्र का, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बता रहा है 10 रुपए को, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बता रहा है 4 कर्मचारियों को। ये एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर का मतलब तो है 10 रुपए, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर का मतलब है 4 कर्मचारी। अब यहां पर देखिए पहला सवाल कि 70 से 80 के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। कि जो कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन 70 से 80 है, उनकी संख्या हमको बतानी है। तो एक्स अक्ष पर देखिए 70 से 80 के बीच में ये जो वर्ग है 70 से 80 का, इस पर जो आयत बना हुआ है, इस आयत की जो ऊंचाई है आप यहां पर देख रहे हो किसके सामने है, ये 8 के सामने है। तो कर्मचारियों की संख्या यहां पर हो गई है 8। तो 8 आ जाएगा पहले वाले सवाल का सही उत्तर। अगला सवाल देखिए, 90 रुपए या उससे अधिक, 90 या उससे अधिक तथा 120 से कम वेतन प्राप्त करने वाले कितने कर्मचारी है। तो एक्स अक्ष पर देखेंगे, देखिए 90 या 90 से ज्यादा, 120 से कम वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या हमको बतानी है। तो 90 या 90 से अधिक, 120 से कम प्राप्त करने वाले जो कर्मचारी हैं वे इन 3 वर्ग में आएंगे, 90 से 100 में, 100 से 110 में, और 110 से 120 में। तो 90 से 100 जो ऐसे कर्मचारी हैं जो 90 या 90 से अधिक रुपए कमाते हैं परंतु 100 से कम, उनकी संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी। देखिए इस वर्ग पर जो आयत बना हुआ है उसकी ऊंचाई जो है इस 20 के सामने है, बिल्कुल इसके सामने है, 20 के सामने है। तो ये कर्मचारियों की संख्या यहां पर हो जाएगी 20। 20 है। उसके बाद 100 रुपए या उससे अधिक परंतु 110 से कम वेतन वाले शिक्षार्थी, वेतन वाले कर्मचारियों की जो संख्या होगी, इस पर जो आयत बना है इस वर्ग पर, उसकी ऊंचाई जो देख रहे हैं हम 20 और 16 के बीच में है। तो 20 और 16 के बीच में यहां पर हमको मिलेगा, 20 और 16 के बीच में हमको मिल जाएगा यहां पर 18। ठीक है, बीचों बीच हमको मिलेगा 18। तो ऐसे कर्मचारी है 18। फिर 110 रुपए या 110 रुपए से अधिक परंतु 120 से कम रुपए का वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या, इस आयत की जो ऊंचाई है यह कहां पर बनी हुई है, 8 के और 12 के मध्य में है। तो 8 और 12 के मध्य में हमको मिलेगा 10। तो हमको बताने थे ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो जिनको वेतन 90 रुपए या उससे अधिक मिलता है या 120 रुपए से कम मिलता है। तो ऐसे कर्मचारी हैं, देखिए 20 ये हैं, 10 ये 30 और 18 हो जाएंगे, 20 और 10 30 और 18 हो जाएंगे 48। तो 48 इस दूसरे प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब तीसरा सवाल देखिए, कितने कर्मचारी प्रतिदिन 100 रुपए से कम वेतन प्राप्त करते हैं। हमको बताना है कि 100 से कम वेतन प्राप्त करने वाले कितने कर्मचारी हैं। तो देखिए 100 यहां पर है एक्स अक्ष पर, 100 से कम वाले बताने हैं। तो ये 3 वर्ग हैं, 100 से कम वाले 20 तो ये हो जाएंगे, 80 और 90 के बीच वेतन पाने वाले कितने हो जाएंगे, ये 16 के सामने है। तो यहां पर 16, तो 20 और 8 28 और 6 हो जाएंगे 34 और 10 44। 44 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन 100 रुपए से कम है। अगला सवाल देखिए, कितने कर्मचारी प्रतिदिन
₹80 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। 80 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या हमको बतानी है। तो 80 यहां पर ये है। देखिए कुल 80 यहां पर है, 80 से अधिक वाले हमको बताने हैं। तो 16 ये हैं, 20, 18, 10 और 120, 130 के मध्य वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या यहां पर है ये 12। 130 और 140 के बीच वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या है 4। अब इन सबको जोड़ लेंगे क्योंकि हमको बताना है 80 से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कितने कर्मचारी हैं। तो 80 यहां पर है, 80 से आगे जितने भी वर्ग हैं, इनमें जितने शिक्षार्थी हैं सभी का वेतन, जितने कर्मचारी हैं सभी का वेतन इस 80 से ज्यादा होगा। तो इन सबको जोड़ लेते हैं अब हम। देखिए 20, 10, 30 और 30 में ये 18 और 12 जुड़कर ये भी 30 हो जाएगा। 30 और 30 60, 60 और 4 हो जाएंगे 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 और 10 ये हैं 80। 80 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन है ₹80 है या 80 से अधिक है। 80 कर्मचारी हैं यहाँ पर। तो दोबारा से जोड़ते हैं, 16, 4, 20 और 20 और 60 ये हो गए थे। 20, 30, 50 और 30, 80, 80 है ये। प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं? तो हमको ये बताना है कि प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं। तो सबसे अधिक वेतन मिलता है इन 4 कर्मचारियों को जिनका वेतन है ₹130 या उससे अधिक, परंतु 140 से कम। तो प्रतिदिन सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या है 4। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। तो प्रश्न संख्या 6 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है 50 परिवारों का सर्वेक्षण करने पर प्रत्येक परिवार के पास रहने के कमरों में निम्नांकित आंकड़े प्राप्त हुए, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर एक तालिका दी गई है, इस तालिका की पहली पंक्ति में कमरों की संख्या दी गई है और दूसरी पंक्ति में परिवारों की संख्या दी गई है। तो ऐसे परिवार 12 हैं जिनमें केवल कमरों की संख्या 1 है और कमरों की संख्या 2 वाले परिवारों की संख्या है 24। कमरे की संख्या 3 है जिन परिवारों में उनकी संख्या है 8 और जिन परिवारों में कमरों की संख्या है 4, ऐसे कुल परिवारों की संख्या है 6। हमको ये बताना है इस तालिका में कि बहुलक क्या है। तो जिस पद की सबसे अधिक बारंबारता होती है वही पद बहुलक कहलाता है। देखिए एक यहां पर इस तालिका में एक की कमरा एक, ऐसे परिवार, ऐसे घर जिनमें कमरों की संख्या 1 है, ऐसे 12 परिवार हैं। इसका मतलब है 12, एक जो है 12 बार आया है, 2 24 बार आया है, 3 यहां पर 8 बार आया है और 4 यहां पर 6 बार आया है। कि एक 50 परिवारों में एक का कमरा 12 परिवार में मिला है। दो दो कमरे, 24 परिवार ऐसे हैं जिनमें दो दो कमरे हैं और 8 परिवार ऐसे हैं जिनमें 3 कमरे हैं और 6 परिवार ऐसे हैं जिनमें 4 कमरे हैं। तो इन आंकड़ों में वह पद कौन सा है जो सबसे अधिक बार आया है, वही तो बहुलक कहलाएगा। तो यहां पर 2 जो है सबसे अधिक बार आया है कि दो दो कमरों वाले परिवारों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए यहां पर जिस तो 24 इस 24 बार आया है, इसलिए 2 की बारंबारता यहां पर 24 है। तो जो पद सबसे ज्यादा बार आता है वही कहलाता है बहुलक। तो इस सारणी में जो बहुलक होगा वह हो जाएगा 2, क्योंकि 2 की बारंबारता सबसे अधिक है। 2 यहां पर सबसे अधिक बार 24 बार आया है, तो लिख देते हैं 2 इस प्रश्न का बहुलक है। क्योंकि क्योंकि 2 की बारंबारता, 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक, सबसे अधिक 24 है। यहां पर 1 की बारंबारता 12 थी, 2 की बारंबारता 24 थी, 3 की बारंबारता 8 थी और 4 की बारंबारता थी 6। तो सबसे अधिक बारंबारता थी 2 की, इसलिए बहुलक है यहां पर 2। तो प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 8। निम्नांकित सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहां पर हमको प्राप्तांक दिए गए हैं पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में बारंबारता दी गई है और इनकी हमको माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो पहले हम एक तालिका बनाएंगे। देखिए एक तालिका बना लेते हैं।
और इस तालिका में स्तंभों की संख्या हम रखते हैं 3। 3 स्तंभ बना लेते हैं। पहले स्तंभ का नाम होता है पद, और दूसरे स्तंभ स्तंभ का नाम हम रखते हैं बारंबारता। तीसरे स्तंभ का नाम है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। ठीक है। पद जो पहली पंक्ति में प्राप्तांक दिए गए हैं यही हमारे पद हैं। तो 33, 34, 35, 36 और 37। और बारंबारता है इन पदों की 2, 3, 4, 5, 1। अब संचयी बारंबारता, पहले पद की जो बारंबारता है वही उसकी संचयी बारंबारता। अगले पद की संचयी बारंबारता निकालने के लिए दो में पिछले पद की पहले पद की संचयी बारंबारता में दूसरे पद की बारंबारता जोड़ देंगे, तो हमको दूसरे पद की संचयी बारंबारता 5 मिल जाएगी। 5 में अब 4 जोड़ देंगे, 5 + 4 ये आ जाएगा 9। फिर 9 में जोड़ेंगे 5, 9 में 5 जोड़ने पर हमको मिलेगा 14। फिर 14 में जोड़ेंगे हम 1, 14 में 1 जोड़ने पर आ गया 15। तो आखिरी पद की जो सच्ची बारंबारता आती है वही इन बारंबारताओं का योग होता है, और योग को हम प्रदर्शित करते हैं n से। तो यहाँ पर n का मान आ गया है 15। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 15। और 15 किस प्रकार की संख्या है? एक विषम संख्या है, क्योंकि हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। और जब कुल पदों की संख्या विषम होती है तब माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र रहता है कि माध्यिका बराबर n+1/2 वा पद। वा पद। तो यहां n का मान है इस सवाल में 15, तो रखते हैं 15 + 1 और बटे में है 2 वा पद। तो 15 में 1 जोड़ने पर हमको 16 मिलेगा, 16 को 2 से भाग कर देंगे 8। तो 8वां पद इस सारणी की माध्यिका होगा। तो अब हमको 8वां पद पता करना है कौन सा है। तो हम देखेंगे कि 8 जो है संचय किन दो संचयी बारंबारताओं में के मध्य में आएगा। तो 5 और 9 के बीच में हमको मिलेगा 8। तो जो सबसे बड़ी, इन दोनों में बड़ी वाली जो संचयी बारंबारता है वह जिस पद की संचयी बारंबारता है वही पद होगा 8वां पद। 8वां पद। तो यहां 8वां पद है 35। तो 35 आ गया है इस सारणी की माध्यिका, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। निम्नांकित बारंबारता वंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहां पर एक सारणी दी गई है और पहली पंक्ति में पद है, दूसरी पंक्ति में बारंबारता है। इनका हमको बहुलक बताना है। तो देखिए पद 21 जो है वह 2 बार है, 22 3 बार है, 23 यहां पर 5 बार है, 24 1 बार है और 25 यहां पर 2 बार है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद बहुलक कहलाता है। तो सबसे अधिक बारंबारता 5 है। यह किस पद की बारंबारता है? 23 की। तो पद 23 ही इस बारंबारता आवंटन का बहुलक हो जाएगा। बहुलक बराबर हमको मिल जाएगा 23, क्योंकि इस पद की जो बारंबारता है सबसे अधिक है 5। तो यहां पर लिख देते हैं क्योंकि 25 की बारंबारता बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, इसलिए इस सारणी में दिए गए आंकड़ों का जो बहुलक है वह हो जाएगा 25, वह हो जाएगा 23। अच्छा देखिए 23 23, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 5 है और 5 किस पद की बारंबारता है? 23 की। तो यहां पर ये 23 आएगा सबसे अधिक। तो प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, और ये इस अभ्यास का, दक्षता अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताइए। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताने के लिए पहले हम प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल
तो पहले हम यहाँ पर प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके केवल 2 अवर्तक होते हैं। एक, जैसे संख्या 5 है तो 5 केवल 2 ही संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती है, एक तो 1 से और एक स्वयं से। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 अवर्तक होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक वह संख्या स्वयं, तो उन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 के बाद 3, 5, 7 और 11। यहाँ पर हमको प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखनी थी, तो वह हुई 2, 3, 5, 7, 11। तो यहाँ पर कुल पद कितने हैं, देखिए कुल पद कितने हैं। कुल पद को हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो n का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 5 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या। और विषम संख्या, अगर कुल पदों की संख्या हमको विषम मिलेगी तब माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है, माध्यिका बराबर सूत्र होता है n+1/2 वा पद। तो n के स्थान पर 5 रखेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, बटे में 2 वा पद। तो 5 में 1 जोड़ने पर 6 मिलेगा, 6 को 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 3, 3 वा पद। तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं में बाईं ओर से जो तीसरा पद होगा वही कहलाएगी माध्यिका 5। तो माध्यिका हो गई है, यह है 3वां पद, 3वां पद। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की जो माध्यिका है वह है 5, और 5 ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। तो प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट हो चुकी है, और इसी प्रश्न के साथ दक्षता अभ्यास 15 भी कंप्लीट हो चुकी है, और ये इकाई आज हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम नई इकाई के प्रश्नों को हल करेंगे। और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई है वह अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई इकाई की अभ्यास के प्रश्नों के साथ।